अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज जो है हम एप्लीकेशन स्टडी करने लगे हैं। यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो रिलेटेड हैं कि इसके क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। मूवमेंट कैसे निकाला जाता है इसको समझेंगे, और क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है वो क्वेश्चन कपल शुरू होगा। लेकिन ये कि आपको कपल के बारे में इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। इसमें ये वो तमाम पॉइंट बताऊंगा आपको जिसमें आप मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ये क्वेश्चन तरीका समझने के बाद आप मूवमेंट कोई भी सवाल दिया हो आप निकाल लेंगे। चलें इसका हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपने ये समझा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा ये गया है कि हम जो ले रहे हैं वो है ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ प्लेट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल। याद रखें पहली बात कि इक्विलेटर ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। ऑफ टू साइड जो हैं वो 2a, और इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड्स टू साइड नहीं है बल्कि साइड्स 2a। याद रखें एक भी 2a है, दूसरी भी 2a, तीसरी भी 2a। द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट देयर वर्टेसिस आर, वो कहता है कि मूवमेंट उसने दिया हुआ है, एक G1 है, दूसरा G2 है, G3 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड इन द ऑफ द रिजल्टेंट, हमने उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब यहाँ पे आप मूवमेंट लगाना भी सीखेंगे, किस तरीके से हम मूवमेंट लगाते हैं। जैसे कि आप फिगर को अच्छे से समझें तो आप क्वेश्चन के ऊपर मूवमेंट लगाना सीख जाएंगे। फिगर को समझने की कोशिश करें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात ये है, यहाँ पे याद रखें कि ये फिगर आपको दी हुई है, इसके ऊपर ये F1 फोर्स दी है, F2 और F3। ये वाली लाइन नहीं लगानी जो दरमियान में लगी हुई है, ये एक्स्ट्रा लाइन है। बस आप फिगर को देखें। याद रखें कि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसकी एक साइड भी 2a है, दूसरी भी 2a है। और याद रखें इक्विलेटर ट्राइंगल के तमाम एंगल 60 ही होते हैं। ये भी 60 है, वो भी 60 है, और ये एंगल भी 60 होगा, यानी बड़े वाला एंगल 60 होगा क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है। यहाँ तक आपको इसकी समझ होगी। दूसरे नंबर पे याद रखना है कि इक्वेशन जो ट्राइंगल दी हुई है वो आर्डर में है। आर्डर मीन कि F1 की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन और तीसरे की ये है। आर्डर में ये ट्राइंगल बनी हुई है। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हम देखना चाहते हैं मूवमेंट कैसे निकालते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स, आपको 3 पॉइंट के ऊपर मूवमेंट निकालना है, एक बी के ऊपर, एक ए के ऊपर और एक सी के ऊपर। मूवमेंट निकाला कैसे करते हैं? कोई आपसे कहता है ए पॉइंट के ऊपर मूवमेंट निकालो, तो बच्चों ये याद रखो जब ए पॉइंट के ऊपर मूवमेंट निकालना हो तो देखो कि ए के ऊपर कितनी फोर्सें एक्ट कर रही हैं। अब याद रखें ए के ऊपर 3 फोर्सें लग रही हैं, एक F1 है, एक F3 है और एक F2 है। आपने देख लिया। पहली बात क्या देखते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना होता है उस पॉइंट के ऊपर लगने वाली फोर्सों की तादाद काउंट करते हैं, तो 3 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तीनों फोर्सें मूवमेंट बना रही हैं? तो फिर देखते हैं जो फोर्सें डायरेक्ट ए पॉइंट के ऊपर लग रही होती हैं वो मूवमेंट नहीं बनाती। जैसे ये F1 जो है ये इसी पॉइंट से निकल के जा रही है तो ये मूवमेंट नहीं बनाती, और जो F2 है वो इसकी तरफ आ रही है, ये भी मूवमेंट नहीं बनाती। तो आपको ये समझ लगी कि मूवमेंट किसी पॉइंट के जब निकालते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल कितनी फोर्सें उस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं। अगर वो फोर्सें पता चलें तो फिर देखते हैं उनमें से कितने पॉइंट ऐसे हैं, कितने फोर्सेस ऐसी हैं जो डायरेक्ट यूज़ हो रही हैं। जो डायरेक्ट होती है वो मूवमेंट नहीं बनाती, ये दोनों मूवमेंट नहीं बनाती। फिर देखते हैं कितनी हैं जो इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं लग रही। तो याद रखें मैंने आपको मूवमेंट के पीछे लेक्चर में ये बात बताई थी कि ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था, फोर्स यहाँ लग रही है। लेकिन जब मूवमेंट निकालोगे तो आपने मूवमेंट निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको चाहिए जो कि 2a है, और साथ में ये चाहिए होता है आपको कि सॉरी ये मूवमेंट नहीं है, ये फोर्स है। तो मूवमेंट निकालने के लिए वाली फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो है ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस लाइन तक जो है वो होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट ऐसे निकलेगा F2 इंटू जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने लिया हुआ है a डैश हो गया। तो ये जो है ये मूवमेंट निकला है अबाउट a, इसका नाम आप रख लेते हैं G1। मैं इसी तरीके से इस फिगर में से आपसे अगर कहा जाए कि मूवमेंट अबाउट बी निकालें तो याद रखें बच्चों कि बी के अबाउट मूवमेंट निकालने के लिए ये फोर्स भी मूवमेंट नहीं बनाएगी, ये भी नहीं बनाएगी, ये वाली भी बनाएगी। अब हम देखेंगे कि जो बी पॉइंट है उसके गिर्द मूवमेंट का नाम अगर हम G2 रख लें और ये इक्वल होगा किसके, G2 जो मूवमेंट होगा उसको मैंने G2 का नाम दिया, और ये इक्वल है किसके, ये इक्वल होगा ये वाली फोर्स F3 मल्टीप्लाई बाई क्या चीज़ करूँगा, यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी डैश लिख देता हूँ तो मैं लिख दूंगा बी डैश। तो ये मैंने बी का मूवमेंट निकाला है। इसी तरीके से
मुझे सी का मोमेंट निकालना है, सी का, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो सी पॉइंट है आपको जो यहाँ दिया गया है, इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अगर मैं उसका नाम सी और इसको सी डैश दे दूँ तो ये बनेगा सी सी डैश, और इस फोर्स का नाम क्या है, F1 है। तो ये जो बनेगा इसका नाम हम रख लेते हैं G3। तो ये है व्यूवर्स कि आप किस तरीके से मोमेंट फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लें, नीचे यही चीज़ सॉल्व हुई है तो आपके पास है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने ये तीनों फोर्सें ले लिया, F1 F2 F3। बी द फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग द साइड ए बी बी सी सी ए टेकन, हमने एक तरतीब में ये सारी स्टेटमेंट लिख ली है। लेट आर बी द मैग्नीट्यूड, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आप देख रहे हैं, ये हमें चूँकि रिजल्टेंट चाहिए तो हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए आर एक्स चाहिए और आर वाई चाहिए, लेकिन हमें पहले हमें पता है कि आर एक्स जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो आपका आर एक्स है कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ये पीछे मैंने आपको गाइड किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि इसका एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, निकल आया। फिर इसी तरीके से हमने वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, वाई कंपोनेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं आर वाई भी निकल आया। आपको अगर इसकी समझ नहीं है तो आप मुझे इसमें लिखे, कमेंट करें। और ये जाके आर में हमने सब्स्टिट्यूट की है तो ये सिंपलीफाई होके ये आंसर आया इक्वेशन नंबर 2 में। बेसिकली ये तो कोई चीज़ नहीं है, जस्ट आपने आर एक्स और आर वाई की वैल्यू निकाली है और रिजल्टेंट में पुट की। असल सवाल यहाँ से शुरू हुआ कि आपको मूवमेंट अबाउट ए निकालना है। मूवमेंट अबाउट ए का तरीका मैंने बताया है, ये हो गया GF2A डैश, और फिर इसके बाद नीचे जाएँ अगर हम लोग इसी तरीके से दूसरे का मूवमेंट, तो ये पहला मूवमेंट G1 है, वहाँ से हमने कैलकुलेट किया, वैल्यू निकली है उसकी ए, आपको पता है वहाँ हम रखेंगे 2A वैल्यू दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वगैरह है, तो हमने ट्राइंगल को सॉल्व किया है और इससे ये रिजल्ट निकाला है। इस बात को भी मैं समझा देता हूँ इसमें, ताकि स्टूडेंट को इसमें मसला होता है कि ये कैसे पुट किया हुआ है, कौन सी वैल्यू ये कैसे लिखी है ए डैश की, तो आपको समझ है वो। ये देखें आपने क्या करना होता है, जो साइड आपको निकालनी होती है, लेट्स सपोज आपने ये निकाली है, ये वाला जो पॉइंट था ये ए था, तो यहाँ पे जो पॉइंट था वो ए डैश था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो ए डैश है। अब सवाल ये हमारा पैदा होता है कि भाई ए डैश की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो आपको पता है cos थीटा होता है जिसको हम कहते हैं करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर में बी ऊपर और एच नीचे। अब अगर इस फिगर में देखें तो फोर्स इधर लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि एंगल कहाँ बन रहा है, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो जो एंगल है वो अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा बन रहा हो तो उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर है, और नीचे जो है वो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। अब बनने वाला जो एंगल है व्यूवर, चूँकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो जो ऊपर फिगर यहाँ भी 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री। तो इस फिगर को मैं थोड़ा आपको नीट करके दिखाता हूँ ताकि आप इसे समझें। मेरे पेन की जो नोक है वो मुझे पतली करनी पड़ेगी। सबसे पहले इस फिगर को समझें। मेरे पास ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट जो है वो ए डैश है। इस लाइन को इस लाइन से मिलाएं। याद रखें ये वाला एंगल भी 30 का बना, ये भी, ये फिगर में मिस्टेक की वजह से 30 सही नहीं लग रहा, लेकिन है ये 30 के। कैसे 30 के, इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसका टोटल एंगल 60 है, तो ये लाइन दरमियान से गुजरती है, ये 30 है, ये भी 30 है। अब याद रखें कि अगर इस एंगल को देखें आप, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, ऊपर वाले को देखें तो ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है और ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये लाइन बेस है। अब मैं ऊपर जाके आपको फिगर से ये बात समझा देता हूँ ताकि आपको ये वैल्यू निकालनी आ जाए तो मूवमेंट और बच्चा कर सकता है। मैं यहाँ पे हूँ इस फिगर में। सबसे पहले मैंने पेन लिया अपना, ये जो मेरे पास है डिस्टेंस की निकालना चाहता हूँ। ये लाइन बेसिकली आनी यहाँ पे चाहिए, कहीं थोड़ी मिस्टेक हुई है, लेकिन आप इससे ये 90 के एंगल पे बन रही है, लेकिन ये 30 डिग्री पे जाती है, ये थोड़ी मिस्टेक की वजह से ऐसे हुआ है। ओके, अब आप करने क्या लगे, आपको ए और ए डैश चाहिए। ये एंगल भी 30 है, वो भी 30 ही है, लेकिन आप 30 के सामने ये वाला जो एंगल है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो है ना बच्चों नीचे जो है ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। अब आपको पता है करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर मीन कॉज थीटा की वैल्यू 30 दी हुई है। 30 इज इक्वल टू बेस कितना है बच्चों, बेस हमें पता है कि वो ए डैश है, बेस कितना है ए डैश, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है F1 है, जिसकी लंबाई 2a थी। तो ये बच्चों जो 2a है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a
cos ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू ए डैश, ये कीमत निकल आई है ए डैश की। ये cos 30 डिग्री वैल्यू पुट करें, ए डैश की कीमत निकल आएगी। लेकिन आप याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप cos का फार्मूला इस पर अप्लाई करें। इस पे ना cos का फार्मूला ज़रूरी नहीं, आप साइन का लगाए ना, तो साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, cos का होता है करली ब्राउन हेयर। तो अब देखिए, जब आप साइन का लगाएंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज करेंगे। तो याद रखें, परपेंडिकुलर यहाँ कहाँ दिया हुआ है, इस फिगर के लिहाज से ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला जो है ना हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज है कहाँ पे, मेरे पास है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। लेकिन मुझे बेस चाहिए लाजमी, मैं साइन नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे बेस की कीमत चाहिए ना, यानी मुझे ए डैश चाहिए, तो इसलिए cos ही लगाऊंगा। शायद 10 भी चेक कर लीजिएगा लगता है कि नहीं लगता। तो अगर आपको ये निकालने में अगर कोई दुश्वारी हो रही है तो फिर मुझे कमेंट करें ताकि मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं इस चीज़ को। ओके, नीचे जाके तो आपने देखा कि ये हमें F1, F2, F3 की वैल्यू मिल गई हैं। वो जाके यहाँ फार्मूले में रिजल्टेंट के अंदर ये जो ऊपर नहीं निकाला है, ये 2 में यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब आपका एक मासूमाना सा सवाल है कि यार ये इसमें पुट क्यों की हैं। तो बच्चों, ये समझने की कोशिश करेंगे, आप जब सवाल को हल किया करते हैं, जब शुरू में सवाल दिया होता है ना, तो उसमें उस सवाल का कोई ना कोई मकसद होता है। मकसद क्या है इस सवाल का, कि आपने निकालना रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट निकालना है, लेकिन इन टर्म ऑफ जी निकालना है। तो याद रखिए, रिजल्टेंट इन टर्म ऑफ फोर्स तो आपको निकालना आता है। शुरू में हमने इसे फोर्स की शक्ल में निकाला और फोर्स को कन्वर्ट किया हुआ है जी के अंदर। आप वीडियो को वहाँ पे रोक लें जहाँ से आपको नोट करना हो, और इस लेक्चर में अगर कोई इश्यू है तो स्टूडेंट, मैं चूँकि शायद उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जिस तरह वीडियो में बंदा सामने आके आपको बताता है, लेकिन आपको अगर इसकी कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई दुश्वारी है तो वो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ओवर चैनल।